1 मेरे को स्टार्ट ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से करना है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको मैं बताऊंगी कि सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी जो हर एक मैटर के पास होती है, देयर आर 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम पढ़ने वाले हैं, हर एक मैटर के पास मास तो होता ही होता है। वो क्यों होता है उसके पीछे हम नहीं जाते हैं, बट होगा, ये फॉर श्योर है, होगा। ठीक है। और दूसरी ऐसी ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। मास हमारे 11th स्टैंडर्ड का बेसिस है, चार्ज हमारे 12th स्टैंडर्ड का बेसिस है। तो चार्ज के डिटेल्स में ना जाकर मैं आपके साथ मास के डिटेल पे डिस्कशन करूंगी और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताऊंगी। ये लॉ जो है ये 2 बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। It is only applied for, only applicable या only valid for 2 bodies, और वो भी हम 2 point masses कंसिडर करते हैं एज पर द लॉ। हाँ, कंसिडर करते टाइम हम सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी ले लेते हैं, लेकिन उसको कंसिडरेशन में हम पॉइंट मास की तरह लेने लग जाते हैं। बट इट इज ओनली वैलिड फॉर 2 point masses. The law states that each body in this universe attracts the other body. Each body, yeah, every body in this universe attracts the other body with a force which is directly proportional to the product of the 2 masses, inversely proportional to the square of distance between their centers, and this force acts along the line joining the centers of the 2 masses. आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर हो। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of the 2 masses, inversely proportional to the square of distance between them, and this force acts along the line joining the centers of the 2 masses. ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े टर्म्स हैं। यहाँ पे जो मासेस मैंने कंसिडर किए वो पॉइंट मासेस हैं। कोई भी फोर्स जो ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी दिखाती है हमें, उसको हम बोलते हैं कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसके स्क्वायर्स में, डिस्टेंस जितना बढ़ रहा है उसके स्क्वायर्स में फोर्स का वैल्यू कम होता जाएगा। मान लो सिद्धार्थ और कैवल के बीच का डिस्टेंस था 2 मीटर्स, उसको हमने बढ़ा के कर दिया 4 मीटर्स। इनिशियली इनकी फोर्स थी F। अगर मैंने डिस्टेंस डबल किया तो इनकी फोर्स डिक्रीज हो जाएगी 1/4 टाइम्स। इनकी फोर्स विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो F/4 बन जाएगा। और उसी को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करना। और ये एक और चीज याद आपको रखनी चाहिए, जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। द नेचर ऑफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव। क्या? चैप्टर 1 चैप्टर 1 हाँ, कंजर्वेटिव। ठीक है। चैप्टर 6 में भी आपने कंजर्वेटिव का डेफिनेशन सीखा था। व्हाट वाज द डेफिनेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स? व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? बोलो बोलो, व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस? किसी को नहीं आता? माय गॉड। यस परिश्री। Ma'am, conservative force, it is a force if the work done by the force is displacing a particle, it is independent of the path followed and depends on initial and final position. Very good Parishri, very good. Work done by these forces, work done by conservative forces is independent of the path followed.
इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। मैं कहाँ से कहाँ लेके जा रही हूँ उस पर डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से लेके जा रही हूँ वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मेरे को एक ऑब्जेक्ट को उठा के आपकी आंखों में फेंकना हो, ऐसे ऐसे करना हो, तो मैं या तो सीधा ले आऊं या ऐसे ऐसे घुमा के लेकर आऊं या इधर 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 के लेकर आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स रिमेन दी सेम, राइट। उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट लिखा, इसको अगर शॉर्ट में बोलना चाहूं तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, दीज फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। जो भी फोर्सेस लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस पर डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट वंस। यस, इसका किसका स्टेटमेंट रिपीट करने के लिए बोल रहे हो? अभी लास्ट में आपने जो बोला ना, वो यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है। सेंट्रल फोर्सेस, ये जो बात मैंने लिखी है इसको शॉर्ट में बोलूं तो सेंट्रल फोर्सेस बोला जाता है। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि लेट्स से ये दो मासेस है m1 और m2, every body in this universe attracts the other body, that was our situation, every body attracts। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक चीज तो हमेशा ट्रू है, इट इज नॉट अ रिपल्सिव फोर्स। ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होती है नेचर में। अगर ये रिपल्सिव नहीं है नेचर में, तो फोर्सेस जो लगेगी वो ऐसे लगेगी, m1 m2 की तरफ जाना चाहेगा और m2 m1 की तरफ जाना चाहेगा, राइट। लेकिन वो जाएगा इसी लाइन के अलोंग, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसी लाइन के अलोंग जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को फोर्स ऐसे घुमा के लगानी थी, ये मेरा फोर्स लग रहा है, नहीं, नॉट ट्रू। इट विल, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, सॉरी टू मासेस, लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। तो ऐसे ही लगनी चाहिए, रैंडम तीसरी डायरेक्शन में नहीं एक्ट होनी चाहिए। ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस की वजह से टॉर्क हमेशा 0 लगता है इन द सिस्टम, बट वो वाला डिटेल में ना जाऊं तो अच्छा है, चलो यहां तक ही बहुत है। मैं अब इन दोनों को कंबाइन कर दूंगी, ये दो जो हमने प्रोपोर्शनलिटीज बना के छोड़े थे, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। F is directly proportional to m1 m2, F is inversely proportional to r square, तो F is proportional to m1 m2 by r square, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है? Constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट, और यहाँ पे वो कांस्टेंट है कैपिटल G, G m1 m2 by r square। सिद्धार्थ आलस मत बिखेर, F is equal to वही G तो फिर m1 मुझे भी m2, हाँ, G m1 m2 by r square। आप चाहते हो मुझे भी नींद आ जाए, ऐसा नहीं करो प्लीज। सो G is equal to F r square अपॉन m1 m2 हो जाता है। यहाँ पे इसका यूनिट बनाते हैं पहले, चलो। ये फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का? मीटर। मीटर। तो मीटर स्क्वायर। पहले मास का? केजी। केजी। मास का? केजी। तो केजी स्क्वायर। कहीं ऐसा मत लिख देना किलोग्राम 1 इंटू किलोग्राम 2, लोग ये भी करते हैं। किलोग्राम 1 इंटू किलोग्राम 2 इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 6.7 into 10 raised to minus 11. 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। kg. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। And the best part about this is this value is a universal constant. It doesn't depend on the medium. It is a universal constant. आप कहीं पे भी जाके मेजर कर लो इसका वैल्यू, वो यही रहने वाला है, 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैम तो कांस्टेंट्स की वैल्यू तो सब जगह सेम ही तो होती है। नहीं नहीं, कुछ कांस्टेंट्स कांस्टेंट के नाम पे धब्बे होते हैं। मैं दिखाऊं एक धब्बा आपको, याद करवाऊं? हमें पता हो वैसा वाला। हाँ वैसा वाला ही दिखा रही हूँ, याद हाँ। आया?
R इज इक्वल टू V बाय I। अपनों ने क्या बोल के इंट्रोड्यूस किया था R को? कांस्टेंट। लेकिन क्या बोला कि ये तो सिर्फ V एक और I पे प्रेशर और डिपेंड नहीं करता। नहीं, ये सिर्फ एक प्रेशर और एक टेम्परेचर पे ही सेम रहती है इसकी वैल्यू। आप टेम्परेचर बदलो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, प्रेशर बदलो पर रेजिस्टेंस मैम बदल वही तो जाएगा। लॉ है। तो कांस्टेंट रही क्या बेटा उसकी वैल्यू? मैम कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू तो सब जगह सेम ही होती है ना। अरे मैम ये बोल रही है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है डिपेंड ऑन द नहीं, ऐसा मैंने टेम्परेचर। बोला ही नहीं है, तू वधार मत बोल, ऐसा मैंने बोला ही नहीं, ये मेरे मैं कहने का मैम की मतलब ही है। बात बोल रहा हूँ, पहले हाँ, सुन लिया मैं तो था। यही बोल रही हूँ ना, पर तू बोल रही है कि मैम ऐसा कौन सा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। मैंने दिखा दिया रेजिस्टेंस। हाँ, पर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना, मतलब ऐसे फिक्स्ड कोई नंबर नहीं है ना मैम उसके पास। बात तो कांस्टेंट की तरह हुआ था ना इंट्रोड्यूस। अपना प्रॉमिस उसको निभाना चाहिए था ना कांस्टेंट की तरह जब आया था, तो नहीं निभाया उसने, धोखा किया हमारे साथ। हुआ तो तुम्हारे साथ भी और ओके, हमारे साथ भी हुआ। तो दैट इज द केस। और ऐसे बहुत मिलेंगे आगे, और मिलेंगे या ना, अपने को ऐसे कांस्टेंट्स मिलते रहेंगे जो कांस्टेंट के नाम पे धब्बाएंगे, वो अपनी वैल्यू फिक्स रख नहीं सकते। ये अच्छा, ये बहुत प्यारा कांस्टेंट अपना, जिसकी वैल्यू यूनिवर्स में कहीं पे भी लेके चल जाओ, द वैल्यू रिमेन्स दी सेम। इट इज 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फटाफट फटाफट डायमेंशंस में हेल्प करो मेरी अब इसके। न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन का m डायमेंशन m ml t raised to स्क्वायर minus ml t⁻²⁻2 न्यूटन। ये याना को याद ही नहीं है, हट। व्हाट इज मीटर का डायमेंशन? l square एल एल स्क्वायर स्क्वायर। किलोग्राम m स्क्वायर m एम square स्क्वायर। m स्क्वायर। सो इट वुड बी m⁻⁻1 l³ t⁻²। सेकेंड चैप्टर में बहुत बार डिराइव करवाया था। The dimensions for gravitational constant is m-1 l³ t⁻²। बोलिए, कोई डाउट यहां तक? किसी को भी? सिंपल सा लॉ है, मेरे को लग रहा है मैं 9th पढ़ाने लग गई हूँ चलते चलते, 11th की बजाय। ये सब आप ऑलरेडी 9th में सीख के आ चुके हो। चलो नेक्स्ट, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। मैम हाँ मैम वो आगे आपने बताया था ना कि वो थर्ड डायरेक्शन में वो नहीं मेजर होगा m1 और m2 के बीच। हाँ मैम वो पार्ट फिर से समझाओगे? यस। देखिए, जैसे ये मेरा पॉइंट मास था m1, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ m1, ये पॉइंट मास है m2। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस इज दिस लाइन, ये वाली लाइन है। तो मेरा फोर्स इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। फोर्स ऐसे ही एक्ट करेगा ये वाली डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव। ये दोनों एक दूसरे को एक पुल कर रहे होंगे ना, तो ये वाला इधर फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला इधर फोर्स लगा रहा होगा इसकी तरफ। ये फोर्स ऐसे डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर सकता, इट शुड एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय सेंट्रल फोर्स। ओके मैम। क्लियर है अभी? हाँ मैम। यस मैम। मैम हाँ, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी सेम होता है? ग्रेविटी जनरली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए यूज किया जाता है, स्मॉल जी के लिए। और ग्रेविटेशन नॉर्मल होता है, ग्रेविटेशन इज अ फिनोमिनन, वो सेम नहीं है। ग्रेविटी इज जनरली, ग्रेविटी जो टर्म यूज किया जाता है वो जनरली एक्सेलरेशन के लिए यूज किया जाता है, कि ये ग्रेविटी में घूम रहा है, तो एक्सेलरेशन के और लिए। ग्रेविटेशन होता क्या है एक्चुअली? फिनोमिना, जिस जो अपने बता रहे हैं ना, ये वाला लॉ बता रहे हैं कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करके चलती है,
और इसी की वजह से हमारे प्लैनेट्स जो है वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मून जो है वो हमारा सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट्स भी इसी की वजह से घूम रही है। हम अर्थ पे जंप लगाते तो हम स्पेस की तरफ क्यों नहीं उड़ के जाते? रीजन, अर्थ हमें पुल कर रहा है नीचे की तरफ। तो हर एक बॉडी दूसरी को पुल कर रही होती है, इसी की वजह से ये इन सब के पीछे कौन है? ग्रेविटेशन इज द फिनोमिना दैट इज इन्वॉल्व। ओके। नेक्स्ट पार्ट जो हम कर रहे हैं उसके लिए आपको मेरे साथ लिखना रहेगा भाई, पूरा का पूरा कंसिडरेशंस के साथ। तो मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना रही हूं। वी आर कंसिडरिंग 2 masses हियर। तो ऐसा हमारा रहेगा, लेट अस कंसिडर 2 masses m1 and m2। लेट अस कंसिडर 2 point masses m1 and m2। The position vector of m1 is given by r1 vector and the position vector of m2 vector is given by r2 vector. The distance Ma'am, can you repeat? yes, शुरू से बोल देती हूँ फिर से। लेट अस कंसिडर 2 point masses m1 and m2। एक और उसमें ऐड कर दो चलो। लेट अस कंसिडर 2 point masses m1 and m2 separated by a distance r। separated by a distance r। The position vectors of m1 and m2, the position vector of m1 and m2 are r1 vector and r2 vector respectively। The position vector of m1 and m2 are r1 and r2 respectively। टेल मी समथिंग, अगर मैं m1 से m2 तक एक वेक्टर ड्रॉ करूंगी, उस वेक्टर को आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। m2 से m1 तक एक वेक्टर ड्रॉ करूंगी तो उसको क्या बोलोगे? वही, वो भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा। दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद रखना। बट सिंस उनका डायरेक्शन अलग है, मैं दोनों को नाम सेम नहीं दे सकती हूँ। मैं इसको नाम दे रही हूं r21 वेक्टर और इसको बोल रही हूं r12 वेक्टर। तो r21 वेक्टर मुझे लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर directed from m1 to m2। displacement vector directed from m1 to m2 and r12 vector is equal to displacement vector मैम क्या ये यूनिट वेक्टर कह सकते हैं हम लोग? नहीं कह सकते हैं, कहेंगे इसको यूनिट वेक्टर भी कहेंगे, वेट करो। m2 to m1। अच्छा टेल मी सिद्धार्थ, ये r21 और r12 का मैग्नीट्यूड 1 है क्या? मैम कैसे बताएं हम? तो क्या आप बता सकते हो इनका मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल है? नहीं। अच्छा, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसा बता सकते हो? हाँ हाँ मैम। मैग्नीट्यूड सेम है। कोई मुझे बता सकता है इनका मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल है? आर के, डेफिनेटली। हमने कंसिडरेशन में नहीं बोल दिया था कि सिद्धार्थ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, तो इनका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस की इक्वल नहीं हो जाएगा क्या? आर की इक्वल है। समझ आया बाकी सब लोगों को? परेश्वरी आपका वीडियो बंद है तो आपको पता चल रहा है? हाँ मैम। ठीक है। हेतवी, अगर मैं एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? डायरेक्शन शायद। अरे भाई हेतवी, हेतवी कौन है यहाँ पे? सिद्धार्थ है कि हेतवी है?
डिसाइड कर ले तेरा नाम क्या है। A vector divided by its own magnitude is known as unit vector. vector. Yes, unit vector. R21 cap. So R21 vector divided by R is R21 cap. R12 vector. Wait. R12 vector divided by R would be R12 cap. सिद्धार्थ ये R21 cap का मैग्नीट्यूड कितना होएगा? R. Wrong. R12 अच्छा, okay. cap का कितना होएगा? Okay, sorry. Unit vector 1 होगा. 1 होगा, दोनों का 1 होएगा। R21 cap का भी और R12 cap का भी 1 होएगा। याना how is R21 cap and R12 cap related to each other? No idea? They are same. There is displacement है तो दोनों same होंगे ना? दोनों सेम तो नहीं है। Can I call both of them as equal vectors? No. Can we make them proportional? No, No, they are ma'am. not proportional. मैम उनके They are not डायरेक्शन अलग है. equal. एंगल अलग है लेकिन Angle Angle सब किसके साथ same है, अलग है सिर्फ भाई? direction और अलग है। एंगल किसके साथ अलग है? एंगल किसके साथ मेजर कर रहे हो? आई डोंट नो आप लोग किसके साथ एंगल निकाल रहे हो। वो तो मैंने Ma'am. निकाला नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, दोनों सेम है, सिर्फ उनका डायरेक्शन अलग है। तो हाउ आर दे रिलेटेड बोलो ना। अगर डायरेक्शन अलग होते तो हाउ आर दे अपोजिट रिलेटेड? वेक्टर है मैम. तो कैसे लिखेंगे? लिखना कैसे है? हाँ माइनस R1 के आगे नेगेटिव साइन। माइनस रख देंगे मैम दूसरे के सामने. नेगेटिव नहीं सारे पकड़े. सारे म्यूट पे चले जाओ फटाफट। R21 cap is equal to minus of R12 cap. That is what I was looking for. जो फाइनली आप लोग सब पहुंच चुके थे। वेरी गुड। केवल, हितवी, सिद्धार्थ, याना को लास्ट में बोलेंगे क्योंकि याना सबसे लास्ट में पहुंची थी। सो R21 cap is equal to minus of R12 cap. ये हमारा कंक्लूसिव स्टेटमेंट है इसका। मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल टू ईच अदर, डायरेक्शन वाइज दे आर ऑपोजिट। याना एक ही बात पे अटकी रही। बाबा ऑपोजिट होता है तो बोल देने का ना, मैम नेगेटिव लगा दो आगे। क्लिक नहीं हुआ कि आप ये पूछ रहे हो। हाउ आर दे रिलेटेड में और तो क्या बताओगे? सो यहां तक अगर अपना कंप्लीट हो चुका और अपने को समझ आ चुका है तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये जो M1 मास पे फोर्स लगाएगा सेकेंड वाला, ये M2 की। हाँ सिद्धार्थ। मैम इनका अब हमने जैसे कि रिस्पेक्ट ली, अपने R21 वेक्टर रिस्पेक्ट से लिया है ना R1 वेक्टर के, तो क्या वो चेंज कर सकते हैं? मतलब ये दोनों का नाम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं ऐसा? नहीं मैम, मैं पूछ रहा हूँ अपने R1 वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू R21 वेक्टर लिया है ना यूनिट वेक्टर, तो क्या हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं कि R1 वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू R21 वेक्टर ले? ये विद रिस्पेक्ट टू क्या बोल रहे हो? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा बोलते नहीं है हाँ इनको मतलब पहले। R21 के बदले R12 लिखे वैसा। मैं यही बोल रही हूँ, यही तो बोल रही थी, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा ही कहना चाहते हो ना? तो कर सकते हैं, हाँ वो मेरे मतलब सिंपल कंसिडरेशन भाषा पे। में वही. हाँ वो Okay. कर सकते हैं, कंसिडरेशन पे डिपेंड करता है। मेरा कंसिडरेशन ये कहता है कि R21 इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम M1 टू M2। आप चाहो तो कंसिडरेशन बदल दो, आप बोल दो R21 इज फ्रॉम M2 टू M1, चलेगा। ठीक है, मेरे कंसिडरेशन पे बेस्ड है ये, और किसी की बात पे बेस्ड नहीं है ये, राइट? सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये M2 जो है, परिश्री आप मुझे बताओ, ये M2 M1 को अपनी तरफ खींचेगा कि पुश कर देगा अवे? खींचेगा। खींचेगा। तो ये फोर्स कुछ ऐसा दिख रहा होगा लगता हुआ, और ये फोर्स का नाम मैं दूंगी F12 वेक्टर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 वेक्टर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिद्धार्थ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और नेक्स्ट सिमिलरली याना ये M2 M1 की तरफ जाएगा कि अवे जाएगा? उसकी तरफ जाएगा। तो ये फोर्स को हम बोल देंगे F21।
फिर से नाम बोल देती हूँ मैं इसका. दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. याद रखना इसको. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. कोई दिक्कत है या ना? कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नहीं, मैंने कंक्लूड कर लिया. ठीक है. सो नेक्स्ट मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखने जाती हूँ. केवल ये इन दोनों के बीच की फोर्स किसके इक्वल होगी मैग्नीट्यूड वाइज? फोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ 0. नहीं. फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट masses is given by अरे GM1 M2 divided by R square. हाँ GM1 M2 by R square. फेरिन ये F21 कितना होएगा? मैम M2 M1 अपॉन R स्क्वायर. अरे भाई फेरिन 2 into 3 क्या होता है? अरे बोल तो सही क्या होता है 2 into 3? 2 into 3 6. 3 into 2 क्या होता है? 6. Shit. अरे दोनों सेम ही होता है. तो M1 M2 लिखूं या M2 M1 लिखूं चलेगा. ठीक है, तो ये दोनों सेम ही आएंगे. अच्छा कुछ मिसिंग है कि सही है? सही है या ना? सही है ये? नहीं नहीं, मैम माइनस माइनस आएगा. साइन लगाओ. कुछ भी. माइनस. मैं सबसे पहले बोली थी. मैं मैं सबसे लगा पहले गलत बोली है माइनस, पर गलत है, नहीं लगा रही मैं माइनस. अब बोल, आगे बोल. क्या मिसिंग है? व्हाट इज द टर्म दैट इज मिसिंग हियर? Acceleration. नो. अरे भाई ये इसको क्या बोलते हो आप लोग? Vector. ओ, इधर वो आएगा, वो आर वाला R के ऊपर आएगा. है ना, डायरेक्शन वो वाला. मिसिंग है. डायरेक्शन मिसिंग है ऐसा बोलते हैं रे. जब मैंने यहाँ पे साइड में लेफ्ट में लिखा है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने से कैसे चलेगा? वी नीड टू राइट द डायरेक्शन. और डायरेक्शन ये क्या बंटे खेलने के लिए लेकर आई थी क्या मैं इतने सब? तो इतना सब मैंने लिखा है, कुछ तो यूज आएगा ना अपने को. सो F12 ये किसके डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? F12 देखो गौर से, क्या दिख रहा है R21 की डायरेक्शन में एक्ट करता हुआ? तो इसकी बाजू में लगा दूंगी R21 कैप. वेक्टर नहीं लिख देना, वेक्टर लिखोगे तो लाफा पड़ेगा, ध्यान रख लेना. टोपी लगानी पड़ेगी. वेक्टर नहीं लिखोगे, टोपी लगाओगे, ध्यान रख लेना. कैप इट इज. इधर क्या आएगा फेरिन? इधर क्या आएगा F21 के आगे? मैम R कैप 12. R12 कैप. R12 कैप. मैम ये माइनस नहीं होगा? नहीं होगा, बताते हैं, अभी आगे भी आएगा, वेट करो. क्यों होएगा माइनस? अभी क्या ना, मैंने सेम डायरेक्शन लिखी है, क्यों मैं माइनस करूं? जबरदस्ती माइनस डाल दूं? मैम पर ये R12 कैप के आगे तो माइनस आना चाहिए ना. क्यों? क्या F21 हमने इससे, मेरी बात बता, F21 इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है? हाँ है सीरियसली? ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं दिख रहे हैं तेरे को ऊपर जाते हुए? कौन पहला तो मिल गया. F21 और नहीं नहीं, R12 सेम है, सेम है, तो सेम. माइनस लगाऊं? नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही है? नोट्स को देख के नहीं रेफर करो, नोट्स में गलत दे रखा है. नहीं आपने ऊपर ही माइनस लगाया ना, इसलिए मैं तो वो बोल तो मैंने रिलेट किया, इन दोनों को रिलेट किया. अभी मैंने इन दोनों को रिलेट करूंगी तो जबरदस्ती माइनस ठोक दूं? जबरदस्ती? अभी करेंगे, उसमें भी आएंगे. अभी तेरी बात की आ जाते. बस GM1 M2 बाय R स्क्वायर. लेकिन R12 कैप की जगह में माइनस नहीं लिखूंगी, मैं लिख दूंगी माइनस ऑफ R21 कैप. वो बात जचती है मुझे. इट इज नॉट माइनस R12 कैप, इट इज माइनस R21 कैप. टोपी उल्टी आ जाएगी अभी. सो ये जो भी जितना भी मैं ये बबल रैप में डाल रही हूं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई लोग? देख के बताओ. F12 वेक्टर. माइनस बाहर छोड़ दिया, ये आ जाएगा F12 वेक्टर. F21 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर. इसको आप लोग क्या बोलते थे? 5th चैप्टर में सीखा था. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Action reaction. एक्शन रिएक्शन, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कुछ नहीं आता इस क्लास को.
कुछ नहीं हो सकता मैम है। मुझे ये चैप्टर ही नहीं अच्छा लगा, बहुत खराब चैप्टर है। शुरू तो हुआ नहीं है चैप्टर, पहले ही डिसाइड कर लिया अच्छा है कि बुरा है। वो मैम मुझे अंदर से फीलिंग आ जाता है, जैसे 7 में आप ऐसे बोल रहे थे ना, पर मेरे को मैं 7 तेरे को अच्छा बता लगा। रही हूँ, आकाश की बातों पे भरोसा करके चैप्टर को नफरत नहीं करो। ये चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, पता है तेरे को, फालतू चैप्टर। चैप्टर से बहुत प्यारा चैप्टर है। 7th देखा था तूने कैसा चैप्टर था? उससे बहुत मुझे इजी है 7th अच्छा चैप्टर, लगता है, मुझसे बहुत 7th इजी है हो भी उससे जाता है। चैप्टर। इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फटाफट लिख डालो भाई, जिन जिन्होंने अभी तक लिखा नहीं है लिख लो, खत्म कर दो फटाफट इसको। ये क्या कंक्लूड करता है पता है? यहां से मैं कंक्लूड करती हूँ कि m1 मास और m2 मास दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्सेस लगाएंगे, बट उनका डायरेक्शन क्या होएगा? ऑपोजिट। दे विल एक्सर्ट अ फोर्स व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैम नोट्स में कितना गलत दिया है। हाँ यार, वो थोड़ा ना उन्होंने, एक्चुअली वो गलत नहीं है, वो राइट है, लेकिन उन्होंने ना तरीके अलग अलग ले रखे हैं। वी डोंट वांट दैट मेथड। मैम आप मैम स्टेटमेंट बोलो यहाँ ना फिर पे से। आपने फोर्स मैम लिया है 1 से 2 वेक्टर तक, और इन लोग ने फोर्स भी वही लिया है, बट आर में 2 1 लिख दिया। तो उसमें सिद्धार्थ वो चलता है, उन्होंने क्या किया, कंसिडरेशन उल्टे कर दिए। हाँ मैं उन्होंने वही ये कंसिडरेशन ले, जैसे तुम मेरे से पूछ रहे थे ना मैम, आपने जो R21 लिया मैं उसको R12 ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं, दैट्स अलाउड। मैम मैम वो हाँ लास्ट वाला स्टेटमेंट बोलो ना आप। मैं फिर से बोल देती हूँ ये वाला, both the masses will exert equal forces, equal in magnitude but opposite in direction. मैम एक बार फिर से प्लीज मैम, एक बार सिर्फ। Both the masses will exert forces on each other. Both the masses will exert forces on each other which are equal in magnitude but opposite in direction. डन? चलो अब अपने ना मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ये मेरा मास है जिसका मास बेचारे का है 1 kg, गरीब इंसान। ये मास है जिसका मास है 1000 kg, अमीर इंसान है ये। विच ऑफ थोड़ा मैम द, पेज मैम नीचे पेपर करो। नीचे करो ना। अरे हम्म, ये 1 kg, ये 1000 kg। Which of the two will exert more force on the other mass? Which of, Obviously the big one. 100 वाला। अरे भाई बंद कर, माइक बंद कर। अरे लड़के माइक बंद कर। Which of the two masses will exert a greater force on 100 the other? 100 1000 है। 1000 मैम। 1000 1000 kg 1 पे ज्यादा लगाएगा फोर्स, है ना हितवी? ऐसा ही होएगा, 1000 kg 1 पे ज्यादा लगाएगा। परिश्री व्हाट डू यू से? Yes, ma'am, the same thing. सेम थिंग। फेरिन तुम भी सेम ही बोल रहे होगे। हयाना तो सेम यही बोल रही है। केवल कुछ और बोलना चाहता है क्या? मैम 1 kg होगा क्योंकि उसको हल्का इसलिए। 1 kg वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा 1000 पे। सिद्धार्थ आपका क्या कहना है? ये क्या, ये दोनों में एग्री कर रहे हो ये? तो मैम 1000 kg वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा। 1 kg पे, राइट? रॉन्ग, ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग। दे विल एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन ईच अदर। ना वो हाय वैक्यूम की हाय बात थोड़ी है। कैसे? दे विल अच्छा एक्सर्ट, हाँ अब मैम याद आएगा। मास पे आखिर में वो तो सब एक। याना, wasn't it the product of the two masses? इस पे फोर्स लगेगा 1 into 1000, इस पे लगेगा 1000 into 1।
वो पता नहीं चला। इंडिविजुअली देखे तो Shit. तो भी फोर्स तो वही लगेगा ना, gm1m2/r²। मैम मासेस भले डिफरेंट है लेकिन फोर्स दोनों सेम ही मैंने MA वाला लगाया। ले मैम, ऐसा थोड़ी होता है। MA वाला में A में भी तो कहीं पे ये आएगा ना, A कैसे लगा दिए तूने मैंने जबरदस्ती? कांस्टेंट मैम ये रखा। पता नहीं चला। A कांस्टेंट है, सही मैम बात पता है। नहीं चला ये। अरे भाई ये देख, ये M1 M2 नहीं था क्या यहाँ पे? और यहाँ पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा था, केवल पढ़ना अभी जो तूने मेरे से 2 बार पूछा था स्टेटमेंट। बोथ द masses will exert Exert force। forces which are equally magnetic but different opposite in direction. हाँ तो मैंने क्या पूछा था? Since they are exerting equal अरे force। हाँ। सारे के Scam सारे आप बहुत 2020 खराब हो, आप बहुत खराब हो। आप अपना अपना फिजिक्स लेके आते हो। बुद्धू लोग मेरी क्लास में आके बैठ जाते हैं, सारे के सारे सुनते ही नहीं है। मैं ये स्टेटमेंट के बाद ये क्वेश्चन पूछ रही, कुछ तो रिलेशन होएगा। एनीवे, एयर में मैंने 2 मासेस रखे M1 M2 जिनके बीच का डिस्टेंस था R। फिर मैंने यही दोनों मासेस को वाटर में लेकर रखा M1 M2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। इन विच केस फोर्स विल बी मोर? वाटर। वाटर के केस में। व्हाट अबाउट सिद्धार्थ? मैम एयर में ज्यादा होगा। एयर में ज्यादा होगा। केवल एयर में लग रहा है। एयर में ज्यादा होएगा। फेरन ऑलमोस्ट सेम होगा वैसे तो। ऑलमोस्ट होगा। ऑलमोस्ट क्या होएगा, पर अरे ज्यादा होगा मैम कम पर होगा। इसमें क्या एयर और वाटर की बात आ रही है? फोर्स तो सेम ही लगेगा ना। फोर्स मैम सेम लगेगा ना, वही तो। ये याना ना दिमाग कहीं पे साइड या में। मेरे को पढ़ना है। In both the cases, force would be same. बाबा masses सेम है, डिस्टेंस सेम है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो है ही यूनिवर्सल मैम आप मेरे कांस्टेंट। को एक बात बताओ। जब वाटर होता है, वाटर एनॉर्मस फोर्स नहीं लगाता कोई भी ऑब्जेक्ट पे। अरे भाई याना, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वही कौन तो सी मैं फोर्स? कह रही हूँ, यही चैप्टर के साथ वही प्रॉब्लम है। अपना खुद का अलग ही कॉन्सेप्ट है इस कोई चैप्टर अलग कॉन्सेप्ट नहीं है ना, देखो समझना नहीं आज। in both the cases forces will be same because this force is independent of the medium. It doesn't depend on the medium, it only depends on the masses and the distance between them. So since both the masses are same, both the distances are same, force is going to remain the same whatever the medium you take. Air, Well, water, glass, oil, kerosene oil, crude oil, petroleum oil, whatever you take, तो मैम एक का It's मास going to 1 kg और be दूसरे का 1000 ले तो भी सेम हुए, बद्दू जी सेम थे छे ने। तो अरे यार क्या कर रहे हो? 1 kg 1000 kg doesn't matter, it is always product of the two masses. राइट या ना? नेक्स्ट टाइम आते ही ये जितना भी मैंने आज करवाया ना, ये प्रॉपर्टीज पूछूंगी मैं नेक्स्ट टाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी माय फर्स्ट टॉपिक, सेकंड वुड बी उसके आगे का पार्ट, लेकिन अभी पहले प्रॉपर्टीज ही करवाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है? तो बी रेडी, आज का जितना करवाया पढ़ के आना, या ना आज जितनी गलतियां की है वो अगली बार नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर ऑफ इट। चलो, सी यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। मैम वो ब्लैक होल वाला इसमें